कुछ फिल्मों में कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो मुख्य किरदार नहीं होते, लेकिन वो दर्शकों पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और ऐसे ही कई किरदारों को निभाने वाली एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी हमारे साथ हैं। फ्लोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपकी कई फिल्में मैंने देखी है खासतौर पर, और बहुत पसंद भी किया है। जी मुकेश जी। फिल्म आपका मुख्य किरदार से हटके था, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर था। जी। स्त्री की बात करें जो हॉरर कॉमेडी फिल्म थी राजकुमार राव की, या उसके बाद बात करें वेब सीरीज की सिटी ऑफ ड्रीम्स। जी। लेकिन इन फिल्मों में बात करने से पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। जब आपके बारे में पढ़ रहा तो पता लगा कि आप आर्मी परिवार से बिलोंग करती हैं। आपका जो बचपन बीता उधमपुर में बीता, थोड़ी सी पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई। जी। ये आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो फेज था, मतलब फिल्मों में आने से पहले का जो आपका फेज था, वो क्या था? वेल, मेरे पापा आर्मी में थे, नाना एयरफोर्स में थे, तो सारे ही मेरी मम्मी पापा भी शायद ट्रैवल ही करते आए हैं। और जैसे कि सारे ही आर्मी के बच्चों के साथ होता है कि स्कूल बदलते रहते हैं, जगहें नई नई आप देखते रहते हो। तो मैं पैदा हुई चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम चंडी मंदिर में पोस्टेड थे। और फिर उधमपुर में स्कूलिंग शुरू हुई, ज़्यादा करके पढ़ाई दिल्ली में हुई, दिल्ली में ही ख़त्म हुई। मैं कॉलेज कभी गई नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो पढ़ाई के बाद से अचानक से आपको कब लगा कि नहीं, अब पढ़ाई छोड़ करके मुझे कुछ और करना है, मॉडलिंग या हीरोइन बनना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, और ये मैंने शायद सारी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं एक्टर बाय चांस हूँ, बाय चॉइस नहीं। मेरी फैमिली में से कोई भी इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन के बाहर था। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, बड़ा क्रॉस। बट मैं ऑल्सो फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी हूँ कि हमारा ना लाइफ की जो स्क्रिप्ट है वो पहले ही हमारे जन्म के बाद से ही लिखी जा चुकी है, ऊपर वाले ने लिखी है। और हर एक एंट्री एग्ज़िट, जहाँ जहाँ उन्होंने आपको लेके जाना होता है, वो चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, और आपको वहाँ वो लेके जाते हैं। तो और मेरा ऐसा था कि मेरी ज़िंदगी में इस लाइन से ना, मुझे ऐसा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बहुत मोटी थी, मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, तो मैं हमेशा बॉडी कॉन्शियस थी। और अपने आप को भी मैं कोई मुझसे फ़ोटो मांगे तो मैं लास्ट इंसान होती थी कि कोई फ़ोटो किसी को दूँ। तो मुझे याद है स्कूल में जब हम लास्ट 12th पास आउट होते हैं तो हम कैमरा लेके ना सब बच्चे फ़ोटो खींचते हैं। मेरी शायद 1 या 2 तस्वीरें हैं, बाकी मैंने सबकी खींची हैं। मैंने खुद को उसमें लाई नहीं हूँ मैं फ्रेम में, पर आज जब मैं वो फ़ोटोज़ देखती हूँ, मैं बोलती यार मैंने क्यों नहीं लिया। बट उस टाइम जब आप मोटे होते हो आपको लगता नहीं यार मेरे को नहीं फ़ोटो में रहनी, बट मुझे मेमोरीज चाहिए, तो सबकी फ़ोटो खींच लो। तो ऐसा है ज़िंदगी का। एंड मैं बाय चांस क्योंकि जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद हम रिज़ल्ट्स की वेट कर रहे थे और करने को कुछ नहीं था। मेरे पापा कैलकाटा में पोस्टेड थे, और कैलकाटा में बहुत सारे क्लब्स हैं, आर्मी क्लब, सैटरडे क्लब, क्रिकेट क्लब। तो रिक्रिएशन के लिए उस टाइम इतना अमेज़ॉन वगैरह कुछ नहीं होता था। टीवी केबल नया नया आया था, हुआ करता था। हाँ। और तो बड़े फैशन शोज़ होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट सुष्मिता सेन, और इनके क्राउनिंग के बाद ना बहुत सारे फैशन शोज़ एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही ज़्यादा होते थे। तो हमारे आर्मी क्लब में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो मुझे बोला गया चलो चलो तुम पार्टिसिपेट करो। इसलिए नहीं क्यों मैं नहीं चाहती थी, पर क्योंकि मेरी मम्मी और एक और आंटी थी रेजिमेंट में, इन दोनों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था नहीं। वो भी ऐसा बेकार सा फील करनी थी, तो कुछ नहीं है, क्या करें। तो मुझे बलि का बकरा बनाया गया और मुझे स्टेज पे चढ़ाया गया। और मुझे, क्योंकि जब आप मोटे होते हो ना तो आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, तो मैं कभी कोई डिबेट कुछ पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अगर सवाल आता भी था, क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो मैं हाथ कभी नहीं खड़ा, मैम मुझे आता नहीं आता, लिख लेंगे बट पूछो ना, अटेंशन ना दो। तो जब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, मुझे याद है कि मैं वो रैंप वॉक कर रही हूँ, अपना नंबर हाथ में पकड़ा है, और सन्नाटा एकदम, एक सब ऐसे कि ये पागल हो गई, इतनी मोटी लड़की क्या समझ के आ रही है। और सिर्फ मेरे डैड और वो अंकल जो रेजिमेंट के थे, ये कैसे पागल हो गए, क्यों चेयर कर रहे। अच्छा, वो कॉन्टेस्ट हुआ, फिर एक और कॉन्टेस्ट हो रहा था, तो ये 2 लेडीज़ ने बोला चलो चलो दूसरा कॉन्टेस्ट हो रहा है।
मुझे नहीं जाना है, मेरी जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई। तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे। तो एक कॉन्टेस्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ का जो गैप था, मेरी तो खैर चलती ही नहीं थी, तो मुझे डाइट पे डाला गया, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए गए। क्वेश्चन आंसर्स तो मेरे बहुत अच्छे थे। एक एडवांटेज ये था कि जो लोकल बंगाल की लड़कियां थी, तो उनसे शायद मेरा थोड़ा आंसरिंग का जो हेड, मैं अच्छे से ज़्यादा आंसर कर पाती थी क्वेश्चंस। पर वहाँ तक पहुँचना भी तो है ना। स्टार्टिंग में तो आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपके ब्यूटी और हाँ बॉडी पे ही जज करते हैं। तो टाइम लगा, काफ़ी फेलियर्स हुए, बट जब वहाँ तक पहुँचने लगे तो फिर कॉन्टेस्ट जीतने लगी। फिर दिल्ली और मुंबई में आर्मी के सबसे बड़े क्लब हैं, तो दिल्ली के आर्मी क्लब में जो कॉन्टेस्ट था वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैं रनर्स अप थी। तो वहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा आप फिल्म में काम करेंगे? तो मैंने मेरे फादर को देखा, तो पापा बोले अगर तुम्हें करना है, ये सिर्फ हॉबी है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, ये बस हॉबी है, जॉब करनी है, पढ़ाई कंप्लीट करनी है। यस पापा। तो बट किसी का मनी मूवी मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो बॉम्बे जाओ, कोर्स करो, फिर देखो। तो मैं बॉम्बे आई, मैंने एक्टिंग कोर्स अपना ज्वाइन किया। 4 महीने का कोर्स था, मैंने पहले 2 महीने कंप्लीट किए और उसके बीच में ही मुझे मेरी पहली तेलुगु फिल्म मिली। दैट्स इट। उसके बाद ना पढ़ाई ख़त्म हुई, ना एक्टिंग कोर्स ख़त्म हुआ, काम करती गई मैं। आपने कहा कि आपके परिवार में पहले कोई फिल्म इंडस्ट्री या इस तरीके से नहीं जुड़ा रहा, लेकिन इस मामले में आप अपने आप को लकी मानते हैं कि आपके पेरेंट्स ने हेल्प किया। जब भी प्रोजेक्ट मिला, आपने कहा कि बाय चांस मिला, लेकिन जब वो बात आई तो पेरेंट्स ने समझा कि थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए, एक्टिंग सीखनी चाहिए, तो इस मामले में इनकरेज किया और मुंबई भेजा गया। तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय जाता है आपके पेरेंट्स को। बिल्कुल, मैं अकेली, आई एम दी ओनली चाइल्ड, तो ये इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो क्योंकि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो यस पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा है। और पापा का इतना था, पापा का ही डर ज़्यादा है, मम्मा तो खैर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है कि ये करियर नहीं है। जैसे आई थिंक उस टाइम पे सब ये सिंगिंग डांसिंग, आजकल तो ये करियर बन गए हैं, कोरियोग्राफर एक करियर है, उस टाइम में से कुछ नहीं था। तो खैर पापा का ही वो था। बट पहले, और मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। 2 साल या 3 इयर्स का कोर्स था ना, तो 2 साल बीच के जो थे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में बुक्स लेके घूमी। एग्ज़ाम के टाइम पे शूटिंग कर रही थी। थर्ड ईयर मैंने बोला पापा नहीं होएगा, मुझे कुछ पता नहीं है क्या है उसमें। एंड लेकिन तब तक फिल्मों में एक प्लेटफॉर्म बन गया था। अब मेरा सवाल है कि जो उधमपुर में रहे, चंडीगढ़ में रहे, दिल्ली में रहे या फिर कोलकाता में रहे, ये ज़्यादातर हिंदी भाषी एरिया है। अचानक से जो फर्स्ट प्रोजेक्ट तेलुगु में मिला, तेलुगु आज के तारीख में साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। तो ये लैंग्वेज बैरियर को कैसे, मतलब वो मेंटल स्टेटस में समझना चाहता हूँ कि तेलुगु में बोलना होगा या तेलुगु के लोगों के साथ काम करना होगा, वो प्रिपरेशन कैसे किया आपने? प्रिपरेशन तो मत ही पूछिए। हम लोग जो नॉर्थ के लोग हैं, हम मद्रासी, एक जनरल टर्म है मद्रासी में बात करें। अब वहाँ जाके पता चला तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम 4 अलग लैंग्वेज है, चारों अलग है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। तो पहली फिल्म में तो उन्होंने मुझे वो रैपिडेक्स 30 दिन में तेलुगु सीखिए वो बुक लाके दी। पर उसका डाउन साइड ये है कि जब आप उसको पढ़ते हैं, अगर कोई सामने नहीं बैठा जो मेरी प्रोनाउंसिएशन सही कर पाए, तो मैं तो कुछ भी पढ़ के उसको कुछ भी बोल सकती हूँ और वैसे ही याद कर लूँगी। और क्योंकि स्टूडेंट अच्छी थी, रट्टे बड़े अच्छे मारती थी, मैं याद भी हो जाता था। पर जब आप सेट पे जाते हो, आपने अगर मुझे एक जैसे एवंदी, अब मैं उसको हिंदी में अगर लिख रही हूँ रोमन में, तो एन विंदी भी बोल सकती हूँ, थोड़ा भूलने लग जाऊँगी, तो मेरे को जैसा दिख रहा है वैसा। अब सेट पे जाएंगे तो मैं एन वेंडी याद करके आई हूँ, वो है एवंदी एवंडी। अब वहाँ पे मैं बोली ये तो प्रोनाउंसिएशन अलग है, ये तो वर्ड ही वो नहीं है। तो दिक्कतें काफ़ी हुई। फर्स्ट फिल्म में तो कितना रोई, मैंने कहा ये मुझसे नहीं होगा। फर्स्ट फिल्म की बात बताती हूँ। तो टू मेक माई लाइफ ईजी, उन्होंने बोला हम आपको 1 रात पहले ना सारे डायलॉग्स दे देंगे, आप याद करके आना। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको खुद अपने हाथ से लिखती थी कि कोई मेरे लिए लिखेगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, तो मैं हिंदी इंग्लिश में उसको अपने हाथ से लिखती थी, रट्टे भी मार लेती थी। रात को सो रहे सडनली अरे उसके बाद ये क्या होता था ये क्या है उसके बाद।
मामा बोलते थे तू सो जा, तो भूल जाएगी, ऐसे इतना मगअप करेगी तो। अब सेट पे जाने के बाद डायरेक्टर ने अगर एक भी वर्ड चेंज किया कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं बोली हेलो ये चल के रहा है, आप चेंज करोगे तो मेरा तो सब गया ना, ब्लैंक हो जाऊंगी। फिर हमने प्रॉम्प्टिंग करके एक वर्ड होता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर को नीचे लेटा देते थे या साइड में खड़ा कर देते, तो वो जिस स्पीड में बोलेंगे मैं वो स्पीड में तो कई बार ऐसा होता था कि मैं भाग रही हूँ लाइंस बोल रही हूँ ना, क्योंकि वो इतना तेज़ बोल रहे हैं कि मैं जैसा सुन रही हूँ वैसा मैं तेज़ भाग रही हूँ, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता था। बट मज़ा बहुत आया एंड थैंक्स कि मेरे डायरेक्टर्स जो थे वो थोड़े टफ़ थे, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप ABCD बोल लो। और क्योंकि एक लैंग्वेज जब आप दिन रात सुनते हैं अपने आसपास, आपको नहीं पता कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्लेयर है लैंग्वेजेस सीखने का, पर मैंने सीखी। तेलुगु तो मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी क्योंकि घर में कोई बात नहीं करता है, मुझे नहीं आती, मुझे समझ में आती है क्योंकि हिंदी जैसी है जैसे आपने कहा, बट बोल नहीं पाती हूँ। तेलुगु बात कर सकती हूँ जो मेरी मदर टंग नहीं है, जो फैमिली में किसी को नहीं आती। तेलुगु बात कर लेती हूँ, तमिल, कन्नड़ा, ये भी फ्लो थोड़ा सा टूटा टूटा है बट समझ में आता है और बात कर सकती हूँ। आपके हिंदी फिल्मों में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा, दक्षिण भारत में आपने रजनीकांत जो सुपरस्टार हैं उनके साथ भी काम करने का आपको मौका मिला, उस फिल्म के बारे में और रजनीकांत हिमसेल्फ एज अ पर्सन को स्टार आपको कैसे लगे, इसके बारे में? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ये मैं सारे ही जो साउथ के एक्टर्स हैं उनके लिए बोलती हूँ कि साउथ में काम करना ना एक स्कूल, मतलब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी जो फिल्म ट्रेनिंग है जो आप हिंदी में आजकल लोग देखते हैं, वो जो साउथ से मेरे को इनिशियल डेज़ में जो शेप अप किया ना, जो मैंने जितना भी सीखा है एक्टिंग के बारे में, वो एक्टिंग स्कूल से ज़्यादा काम करते हुए ऑन द जॉब तेलुगु में सीखा। एंड थैंक यू टू ऑल दी फैंस जिन्होंने मुझे प्यार दिया और मूवीज़ भी चांसेस भी दिए बार बार आने का। बट जितने भी वहाँ के स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, कोई भी एटीट्यूड नहीं है। बड़े से बड़ा स्टार टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, स्केड्यूल्स उनके इतने पक्के होते हैं। मैं क्योंकि आर्मी से भी हूँ और क्योंकि मैंने बाकी सुपरस्टार्स को वैसा करते हुए देखा है, तो जो सीखा इनिशियल लेवल पे जो आप सीखते हो ना, मुझे टाइम पे आना बहुत अच्छा लगता है और ग्राउंडेड वो सब उनसे सीखा है कि यार आज स्टार हैं, कल हम ये जनता का प्यार ही है जो आपको बनाता है। आपकी पहली हिंदी फिल्म थी लव इन नेपाल, जो वो फिल्म चली नहीं थी, तो पहली हिंदी प्रोजेक्ट फेल होना, ऐसे आपने फिल्मों में तब तक एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका था, लेकिन हिंदी में फेल होना और वो वक्त कैसा था? देखें, फिल्म बड़ी अच्छी थी। फिल्म चलना नहीं चलना ना बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने बार बार वो फिल्म को रिलीज़ किया। उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक, आजकल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, आजकल प्लेटफॉर्म्स पे फिल्में जाती हैं, पर उस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फ़िल्म लेंगे। तो हमारे प्रोड्यूसर एक एक्स अमाउंट चाहते थे, उनको एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था, वो कुछ टेक्निकल चीज़ है, तो बार बार उसके ट्रेलर आए, फिर रोक दिए गए, फिर ट्रेलर आए, तो जब तक वो फिल्म एक्चुअली में रिलीज़ हुई लोगों को लगा वो फिल्म आके चली गई है। बट जितने भी लोगों ने वो फिल्म देखी उनको काफ़ी पसंद आई, और वो सोनू निगम की चौथी फिल्म है, उनकी 4th एंड शायद लास्ट फिल्म थी, बट ही इज़ सच अ सुपरस्टार। डांस आप उनसे करवा लो, मैंने, और काफ़ी डिफ़िकल्ट उसमें डांस है, उन्होंने कभी 1 मिनट नहीं बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, स्टेप चेंज कर दो। एक्टिंग उन्होंने अच्छी की है, इंसान वो बड़े अच्छे हैं। वो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ क्योंकि हम नेपाल में शूट कर रहे थे ठंड में, दिसंबर एंड, और रात को एक गाना है उसमें सुट्टा मार ले, बहुत ठंडी थी। तो जितने नेपाल में वो काफ़ी फेमस हैं, वो तो पूरी मतलब ही इज़ फेमस एवरीवेयर। तो हमारे जहाँ शूट कर रहे थे उसकी दीवार पे ना लोग आके रात को बैठ गए, 12, 12:30, 1 ऐसा बात कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ गा के सुनाओ, कोई ऑडियंस नहीं है, कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई कुछ नहीं, एंड सोनू निगम एक्चुअली सैंग फॉर देम रात को। और मैं इतनी बड़ी वो एक चीज़ पे, और उनकी नई नई शादी भी हुई थी उस टाइम, तो बहुत सारी स्वीट मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। वो वक्त आई थिंक बहुत ही प्यारा था। फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग हम लोगों ने की मूवी में। तो फिल्म चलने नहीं चलने के ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। खामखा वाली फिल्में कई बार चल जाती हैं, और बहुत अच्छी वाली फिल्में
कुछ कुछ रीज़न से पीछे रह जाती हैं। फिल्म अच्छी थी, नहीं चली। उसी में मैं ऐड ऑन करूंगा, आपने कहा था आपने विद्या बालन के साथ बेगम जान में काम किया है, बड़ी अच्छी कहानी थी। सेंटर स्टेज एक ब्रोथल था, लेकिन कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के बीच थी। विद्या बालन के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अगेन आई थिंक जितने भी स्टार्स हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके साथ काम करना बहुत इजी रहता है, बहुत मज़ा आता है, बिकॉज दे आर वेरी गिविंग एक्टर्स। एंड क्योंकि बेगम जान का टाइटल रोल था, तो वो घर में भी, वो उस ब्रॉथल में भी बेगम जान ही थी हम सब की। वही हमारा ख्याल रखती थी, डांटती थी, प्यार करती थी, सब कुछ। एंड रियल लाइफ में भी वैसा था, आई रिमेंबर, बट इट वाज अ वेरी टफ शूट। हम बोलपुर में शूट कर रहे थे, जून जुलाई, गर्मी मतलब अनदर लेवल, इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी। एंड बहुत सारी लड़कियां फेंट हुई, बहुत हार्ड शूट था। पर विद्या बालन सबके लिए गिफ्ट लाना, हर रोज़ पूछना, बहुत लाइक शी वाज अ ड्रीम टू वर्क विद। आपके फिल्मोग्राफी को मैं देख रहा था, भले ही मैंने वही अपने इंट्रो में कहा कि रोल छोटे हैं लेकिन किरदार बहुत मजबूत होता है। आपको मौका मिला अमोल पालेकर के साथ काम करने का, आपको मौका मिला है अन्नू कपूर के साथ काम करने का, मिलिंद सोमन के साथ काम करने का। ये आप जब आपके पास फिल्म की कहानी आती है, तो आप कैसे अपने आप को देखते हैं? मतलब उस रोल को देखते हैं, प्रोडक्शन हाउस को देखते हैं, कहानी को देखते हैं, कैसे वो निर्णय किया जाता है? तो मैं बोलूँ, इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग। ऐसा नहीं है कि छोटे ही रोल्स किए हैं। साउथ में अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी देखोगे तो इट्स बीन द मेन लीड्स। बॉम्बे में टू गेट द टाइटल रोल ऑफ स्त्री, इवन दो वो चुड़ैल है, पर टाइटल रोल है, उसके बिना फिल्म नहीं है, राइट? एंड बाकी मैं ये मानती हूँ कि जो वेब स्पेस है ना, ओके, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, हिंदी में हीरो हीरोइन का जो स्पेस है, आई थिंक वो जनरली स्टार सन स्टार डॉटर्स से टेकन है। ये इसमें मैं एक्सपैंड भी क्या करूँ, वो बट अंडरस्टूड है, राइट? एंड जो बाकी के रोल्स जो बचते हैं, एंड आई हैव दिस एक्टर फ्रेंड ऑफ माइंड जिसने बोला, हम नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा नेपोटिज्म है क्या? बोले है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक मिठाई वाला उसके बच्चे को वही तो बिठाएगा ना अपनी दुकान पे, बाहर वाले को थोड़ा ना बोले तुम चलाओ मेरी दुकान, इट इज़ ओके। बट एक अकेला इंसान वो पिक्चर नहीं चला सकता, अब उसको बाकी लोगों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर से आए हैं, जिसका फैमिली में कोई लेना देना नहीं है, हम ही तो करेंगे ना वो, ठीक है? तो इट्स ओके, क्योंकि हमारा जो लॉट है वो 75 या 80% है इंडस्ट्री। जो मेन लीड्स का लॉट है, जो फैमिली से जनरेशन से चला आ रहा है, उनका लॉट वही 10-15%, ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उतना ही है। क्योंकि अब देख लें, आलिया हैं, सोनम भी अभी इतना नहीं कर रही है, दीपिका इज़ स्टिल एन आउटसाइडर। सो मिक्स्ड बैग है, बट वो लॉट बहुत परसेंटेज वाइज कम है जो लीडिंग मैन एंड लीडिंग लेडी का है। बिल्कुल नेपोटिज्म है, लेकिन आप हो सकता है डेब्यू कर लें उस वजह से, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। एंड बट आपको चांसेस तो मिलते हैं, राइट? यू गेट योर ड्यू लीड रोल चांसेस। हम लोगों को काफ़ी, आई थिंक हमारा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है टू गेट दोज चांसेस, एंड आई हैव बीन वेरी लकी। जैसा आपने पूछा कि मैं क्या देखती हूँ, मैं कहानी देखती हूँ। क्योंकि साउथ में जो मेरा रन रहा है, आई थिंक जब आप एक मेन लीड हीरोइन प्ले करते हैं ना, इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। आप आजकल वो चेंज हुआ है, थैंक्स टू कंगना, थैंक्स टू विद्या बालन, कि विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आ रही हैं। पहले तो वो भी नहीं होता था। तो एज अ मेन लीड आप क्या कर रहे हो? आप गाने गा रहे हो, आप वही बेचारी सपोर्टिंग, वो उतना ही था लेडीज़ का। बिकॉज ऑफ दीज टू विमेन, कंगना एंड आई थिंक दीपिका ऑल्सो फॉर दैट मैटर, थिंग्स थोड़ी चेंज हुई है। विमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आने ज़्यादा लग गई हैं, जिससे हम लोगों की इट्स गुड फॉर ऑल द विमेन एंड ऑल्सो ऑडियंसेस को थैंक यू कि उन्होंने क्वीन लाइक की, उन्होंने बेगम जान या एक वो आई थी तुम्हारी सुल्लू, ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट किया। तो लोगों ने बोला अरे यार, ये मार्केट जो छोटे बजट में बन रही है, विमेन ओरिएंटेड और इतना बिजनेस कर रही है, तो वो लोग थोड़ा और ज़्यादा उस पर सोचने लग गए। मैं कहानी जब देखती हूँ,
मेरा इंटेंशन ये रहता है कि यार 10 साल 20 साल बाद जब मैं अपने करियर को देखूं तो ऐसा कोई रोल ना बचे जो मैंने ना किया हो। कोई भी फीमेल एक्ट्रेस चुड़ैल नहीं बनना चाहेगी, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में सारी हीरोइन सुंदर दिखना चाहती हैं, चुड़ैल सुंदर नहीं होती है। इट वॉज अ चैलेंज, इट वॉज अ बोल्ड डिसीजन। गंदी बात वॉज अ बोल्ड डिसीजन, स्पेशली फॉर मी हुज बीन फैट, बॉडी कॉन्शियस। तो ये मेरी जर्नी रही, वो मेरे लिए था पुशिंग द एनवेलप, ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। इनसाइड एज बहुत डिफरेंट था, सिटी ऑफ ड्रीम्स डिफरेंट था, चड्डी करके एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ और क्या क्या किया है। बट या मेरे लिए ये रहता है कि यार 10 साल 20 साल के बाद जब मैं अपना करियर देखूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सारी फिल्में या सीरीज़ हों जो लोग बोले अरे यार इसने इतनी अच्छी अच्छी, ये तो मेरी सारी फेवरेट्स हैं, और मेरी खुद की भी वो फेवरेट्स होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसा क्या रोल है जो मैंने अभी तक किया नहीं हो। चुड़ैल की तो फिल्में ही बहुत कम बनती हैं, है ना, और वो रामसे वाली ही बनती थी। ये तो जोन भी अलग था, एक्सपेरिमेंटल था, फ्लॉप भी हो सकता था। हॉरर कॉमेडी जो कॉन्सेप्ट सोचा नहीं जा सकता वो कॉन्सेप्ट था, और उसमें आपके रोल को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। एक बार फिर से मैं जाऊँगा 200 हल्ला हो। लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बंद थे, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी, और बहुत दिनों के बाद अमोल पालेकर ने काम किया था किसी फिल्म में, और उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनका कहना था कहानी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मना नहीं किया। वो सेट पे वो कहानी के बारे में, आप उस फिल्म के पार्ट रहे हैं, और साथ ही अमोल पालेकर के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? बहुत ही अच्छा। एक तो कहानी वो बहुत ही लाजवाब थी, तो जब मुझे सुनाई भी गई, इवन दो मेरा पार्ट छोटा है, मैं बोला यार ये रियल लाइफ में ऐसा इंसान है। मैंने गूगल किया, जो फॉरगेटिंग दैट एक्टर्स नेम, खट्टर साहब ने जो रोल प्ले किया है, वो एक रियल आदमी है जिसने वो इलाके में बहुत तहलका मचाया हुआ था, और 200 लेडीज़ ने एक्चुअली कोर्ट रूम में जाके मिर्ची फेंक के उसको एकदम कैस्ट्रेट कर दिया था, एंड यू नो बॉडी पे बहुत चोटें पहुंचाई थी, मार दिया था। मैं तो जब वो कहानी पढ़ी, मैंने बोला अच्छा फिक्शनल होगी, तो उन्होंने बोला नहीं, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। देन गूगल किया, मैंने कहा यार शिट, हम लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे दरिंदे इज़ यू नो, और कोई एक बुरा आदमी इतने बड़े मोहल्ले को डरा के रख रहा है और कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा है। एंड आदमियों ने कुछ नहीं किया, औरतों ने इकट्ठे होके रिवेंज लिया। वो कहानी बढ़िया थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, प्रोडक्शन हाउस सारेगामा बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज़ बनाता है, और अमोल सर के साथ काम करना वाज अ ड्रीम। बहुत गिविंग एक्टर हैं, जैसे स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो अगर आपके कुछ उनके साथ सीन्स भी हैं तो मैं एक चीज़ बोलूँ थोड़ा सा, और वो यू नो आपको थोड़ा सजेशन देंगे। एंड बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है वो, और उनकी वाइफ दोनों ही सेट पे होते हैं। बहुत सारे सजेशंस आपको मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें। उनको लिखना पसंद है, कुछ भी सजेशन होता है तो अपनी स्क्रिप्ट में ला के वो छोटे सा पॉइंटर्स अपने लिखते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो एग्जिस्टेंस में तो काफ़ी सालों से है नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, लेकिन लॉकडाउन में फिल्में जब थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पाती थी तो OTT पे रिलीज़ हुआ, और साथ ही वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ। 2-3 सक्सेसफुल वेब सीरीज़ है जिसमें आपने काम किया, जिसमें इनसाइड एज है, एक्सेल प्रोडक्शन की है, बड़ी प्रोडक्शन हाउस है, दूसरी तरफ सिटी ऑफ ड्रीम्स जो नागेश कुकुनूर जो साउथ के और हिंदी फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आप लॉकडाउन को अच्छा मानते हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी एक्ट्रेस के लिए या एक्टर्स के लिए दिया, इस इंडस्ट्री को दिया है? देखिए, सिटी ऑफ ड्रीम्स और इनसाइड एज सीज़न 1 एंड इनसाइड एज सीज़न 2 तो दोनों ही पहले हो चुके थे। बट यस, लॉकडाउन में क्या हुआ ना, क्योंकि जब ज़िंदगी नॉर्मल थी तो जो आप बना भी रहे थे, ऐसा हो सकता था कि लोगों के पास टाइम नहीं था वो देखने के लिए, तो जिन लोगों ने नहीं भी देखी थी क्योंकि करने को कुछ नहीं था, उन सब ने देखी। तो हमारे लिए काम ज़्यादा हुआ ऐसा नहीं, बट हाँ मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि जो रीजनल फिल्म्स थी उन्होंने बड़ा कमाल किया। इवन
मैंने शायद रीजन मलयालम फिल्में नहीं देखूँ मैं, क्योंकि मलयालम में तो मैंने काम भी नहीं किया है। तो मैंने एक ग्रेट इंडियन किचन करके मलयालम फिल्म है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखिए अभी, प्लीज़ लेकिन हाँ, देखिए। नाम पे मत जाइए, बट प्लीज़ देखिए। कुछ भी नहीं है, वो एक्टर्स भी नहीं लगते, ऐसे लगता है कि किसी को आपके नेक्स्ट डोर नेबर को पकड़ के बोला हो कि चलो भाई ये फिल्म है, और लग भी नहीं रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। बट रीजनल सिनेमा को जो बूस्ट मिला और वर्ड ऑफ माउथ, एंड आपको पता चला कि माय गॉड, द पावर ऑफ ये वर्ल्ड इतनी छोटी सी हो गई है। और ऑल्सो बिकॉज इनसाइड एज एमी अवार्ड्स के लिए, हमारी आर्या एमी अवार्ड्स के लिए गई है। तो लॉकडाउन, येस और नो, आई डोंट नो, बट नेटफ्लिक्स अमेजोन के आने से इंडिया हैज़ गॉन ऑन अ वर्ल्ड मैप। रीजनल फिल्म्स हैव गॉन ऑन। मंडेला करके एक फिल्म है जो ऑस्कर्स के लिए गई है, तमिल फिल्म है, आप देखिए उसको, क्या कमाल। उसमें हीरोइन भी नहीं है, मतलब सिर्फ हीरोइन है भी तो इतना वो मेन नहीं है, थोड़े से सीन्स है। कमाल की कहानियाँ, साउथ इज़ डूइंग सो वेल। एंड मुझे लगता है कि बॉलीवुड वाले साउथ के स्क्रिप्ट्स उठा के रीमेक कर रहे हैं। काफ़ी फिल्में हैं बड़े सुपरस्टार्स की जो रीमेक्स हैं, बट वो लोग कैसे सोच पा रहे हैं और कहाँ से वो एक्टर्स ला रहे हैं जो ऐसा भी नहीं कि सिक्स पैक्स हैं या ऐसा कोई सी नहीं, बट कमाल कहानियाँ, कमाल एक्टिंग। और थैंक्स टू लॉकडाउन, येस नो, बट थैंक्स टू अमेजॉन, नेटफ्लिक्स की वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं वो फिल्में। आपने नेपोटिज्म की बात की और माना कि ये थोड़ा बहुत तो एग्जिस्ट करता है। कास्टिंग काउच के बारे में भी बहुत सुना जाता है। 20 साल आपने इंडस्ट्री में काम किया है, आपका इस सब्जेक्ट पे क्या करना है? मैं ये बोलूँगी, देखो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह। सिर्फ ये फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, आपको हर इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। बट आपके ऊपर है, क्योंकि कास्टिंग काउच नेपोटिज्म के जैसे ही आपको एक फिल्म दिला सकता है, 2 फिल्म दिला सकता है, पर अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आपको और काम नहीं मिलेगा, पीरियड। सो हार्ड वर्क, टैलेंट, एंड ऑफ द डे कोई भी आपकी किस्मत जो है ना। और अगेन एक चीज़ मैटर करता है कि अगर आपकी फिल्म ना चली तो भी दिक्कत है। तो आपको अगेन नेपोटिज्म में भी अगर आपको फिल्म एक बड़ी मिल गई, नहीं चली, सेकंड भी मिल जाएगी, नहीं चली, तो फिर प्रॉब्लम है। ये लॉकडाउन में फिर से आते हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट आया ऐप का, आपका एक अपना ऐप है, और साथ ही एक और नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं भी ज़्यादा अभी नहीं जानता, मेटावर्स का। उसमें आपने फ्लोरावर्स करके कुछ लॉन्च किया है। हमारे दर्शकों को आप अपने ऐप और वो मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएं। वेल, इट्स अ फैन बेस्ड ऐप। लॉकडाउन में सब लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, सबको कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए था, अपार्ट फ्रॉम वेब सीरीज़ एंड मूवीज़, क्योंकि 3 महीने में, 4 महीने में हम सब कुछ देख चुके थे। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार अपना ऐप शुरू किया था। और फ़ैन बेस्ड है, तो जितने लोग जो सोशल मीडिया पे आपको मैसेज करते हैं, कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपकी कोई भी वो काम देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बट वो एक मैसेज तो शायद मैं देखूँ नहीं देखूँ, बिकॉज इतने फॉलोअर्स जब आपके होते हैं तो बहुत चांसेस है कि मिस हो जाए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप उनको बर्थडे और एनिवर्सरी वगैरह विश करें, इट मैटर्स टू देम। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं इस ऐप पे। वो मेरे साथ चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स बुक कर सकते हैं, मेरे वार्डरोब में से उनको कुछ भी पसंद आता है तो वो ख़रीद सकते हैं एज अ मेमोरी या मेमोरालिया। और मेटावर्स जो है, NFTs जो आजकल ऑक्शन जैसे होता है, वो फीचर है। एंड मेटावर्स वुड बी एक्चुअली बहुत सारे हॉलीवुड के singers and actors have started creating their own metaverse, जिसमें आप VR सेट के थ्रू एक डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पे मेरा एवटार जो है, बात वर्ड्स मेरे होते हैं बट वो इट्स डिजिटल। तो आप और मैं जैसे यहाँ मीटिंग में आज इंटरव्यू कर रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, मैं अपने घर में हो सकती हूँ, आप अपने घर में हो सकते हो, तो हम एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। ये स्टेज, ये सब क्रिएटेड होता है और वर्चुअली नज़दीक, वर्चुअली, तो वर्चुअली वो मेरे साथ डेट पे भी जा सकते हैं, सब कुछ वैसा रहेगा, कैंडल डिनर रहेगा, प्लेट्स खाना, वर्ड्स भी मेरे रहेंगे, बट मेरा एवटार है वो। सो आजकल आई थिंक दैट्स द लेटेस्ट थिंग, और लॉकडाउन की वजह से ये और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि लोनलीनेस जो लोगों को होती थी कि यार हम अकेले घर में हैं, सो
वर्ल्ड इतनी क्लोज हो गई है, सिर्फ आप अपना वो VR सेट से यू कैन कनेक्ट। फ्लोरा सैनी को दर्शक आने वाले टाइम में किन प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं? MX की 2 सीरीज है। तीसरी में नहीं बोलूँगी। अब हंस इसीलिए रहे हैं कि फ्लोरा बता नहीं सकते, इनका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फ्लोरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी अच्छी बातें हमने सीखी, जानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, और साथ ही ऐप और मेटावर्स जो आप नया कुछ कर रही हैं उसमें भी आपको बहुत सफलता मिले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच, इट इज़ लवली टॉकिंग टू यू।